बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कय्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ब्रिचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 6 सितंबर को हुए पीएमसी के पेपर के अंदर जो केमिस्ट्री पोर्शन के क्वेश्चन आए हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अल्काइल हैलाइड ओनली शो डैश रिएक्शंस अमंग गिवन ऑप्शन। तो बच्चे अल्काइल हैलाइड्स दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं, या वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं या फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। यहाँ पे उनमें से हमारे पास एक ही ऑप्शन गिवन है, वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता तो तब आप लोगों के पास बोथ एंड बी के ऑप्शन होनी थी, तो आप लोग दोनों को सिलेक्ट कर रहे होते, दोनों कंपेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो दोनों तरह के रिएक्शन जो है वो हमें दिखाई दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है ऑल प्रोटीन्स डोंट हैव। बच्चे जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ये अमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन लाजमी तौर पे मौजूद होगा, एक तरफ NH2 लाजमी तौर पे मौजूद होगा, और तीसरी तरफ हमारे पास COOH जो है वो हमारे पास लाजमी तौर पे मौजूद होता है। चौथी तरफ R ग्रुप होता है। हम लोग यहाँ पे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हाइड्रोजन की ग्लाइसिन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आ जाएगा। मीन टू से आपके पास ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये हर एक प्रोटीन के अंदर लाजमी तौर पे मौजूद होगा। इसके अंदर आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको कार्बन भी देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर आप लोगों को ऑक्सीजन भी देखने को मिल रहा है। मतलब जो चार हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये हर एक प्रोटीन के अंदर लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। सल्फर किसी ना किसी प्रोटीन के अंदर हो, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हर एक के अंदर मौजूद हो ऐसी बात नहीं होती। हमारे पास हाइड्रोजन भी हर एक में होगा, नाइट्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा, इसके अलावा ऑक्सीजन भी हर एक में होगा। तो चूंकि सल्फर यहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड मस्ट कंटेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन सी चीज़ों का होना जरूरी होता है। तो बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन हम लोग इस तरह करते हैं कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और जब हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का होना जरूरी होता है। इसके अलावा दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। और इनमें से भी आपने किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो हमारे पास कार्बन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट। बच्चे अगर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका यही ऑप्शन बनता है। लेकिन ऐसा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, लाइक हमारे पास रिएक्टेंट एक ही हो, मैं आपको रेट इक्वेशन लिख के दे देता हूँ कि रेट इक्वेशन है K और A की पावर जो है वो हमारे पास 2 होगी। तो ये क्या है, मेरे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट एक ही है लेकिन उसकी पावर डोज के हिसाब से वो डबल वेरी कर रहा होगा। तो वो हमारे पास आप लोगों को यहाँ पे रेट इक्वेशन देनी चाहिए थी उसे, लेकिन क्योंकि उसने सिर्फ बात ही इस तरह से खत्म कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन कंप्लीट है या नहीं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन है तब आप लोगों के पास राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। जीरो ऑर्डर तब होता है जब हमारे पास रिएक्शन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते नहीं है, और सेकंड ऑर्डर तब होगा जब कंसंट्रेशन की पावर जो है वो हमारे पास 2 होगी, और थर्ड ऑर्डर जब कंसंट्रेशन की पावर हमारे पास 3 होती है। एनी हाउ यहाँ पे वन रिएक्टेंट के साथ अगर एक्सपोनेंट टू 1 लिखा हुआ होता तो तब भी आप लोगों के पास ये प्रॉपर एमसीक्यूज बन रहा था। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक जो बेस्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहता है कि हाई एनर्जी फोटॉन्स हैव डैश वेवलेंथ। बच्चे हमारे पास एनर्जी का आप लोगों ने ट्रांसक्वांटम थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। वहाँ पे हमारी बुक के अंदर इसको इस तरह से V के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि E इज इक्वल टू HF, या फिर हमारे पास F जो है वो C बाय लैम्डा या फिर B बाय लैम्डा के इक्वल होगा, तो E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा हमारे पास आ जाता है। मीन से एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर आपके पास एनर्जी हाईएस्ट है तो मीन से आपके पास वेवलेंथ जो है उसकी शॉर्टेस्ट होगी, तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। बच्चे याद रखिएगा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ हमारे पास जो वेव नंबर होता है ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जबकि इन तीनों का वेवलेंथ के साथ जब हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है। ये बात आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी, किसी भी तरह से एमसीक्यू पूछा जाए तो आप लोग टैकल करेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहते हैं सम सब्सटेंसेस विद देयर बॉइलिंग पॉइंट आर मेंशन्ड ओवर हियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट वेपर प्रेशर। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि वेपर प्रेशर बताएं किसका ज्यादा है, उसने आपके लिए आसान तरीन चीज कर दी। उसने कहा भाई मैं आपको साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी दे रहा हूँ, अब मुझे बताएं कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो बच्चे याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट का इंटरमोलेकुलर फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर का इनका इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब
वेपर प्रेशर क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी आसानी के साथ लिक्विड की सरफेस को छोड़ेगा और वो दोबारा से आके वेपर्स की सरफेस के ऊपर जब प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब जितनी कम इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होंगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल स्केप होंगे और वो आके प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। मतलब इंटरमोलेकुलर फोर्स और वेपर प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्स और वेपर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है तो आप ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो वेपर प्रेशर आपने हाईएस्ट बताना है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास कम होगा, तो यहाँ पे चार ऑप्शन मौजूद थी। एनी हाउ अगर इन्हीं दोनों ऑप्शन में हमने सिलेक्ट करना हो तो एच एफ जिसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सपोज 18 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो हमारे पास ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। बाकी भी ऑप्शन में से आपने सिर्फ ये देखना था कि किसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कहते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। बच्चे जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये हमारे पास क्या बेसिकली इसके अंदर एल्डिहाइड मौजूद होता है। इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ए जो है वो आपको लाजमी तौर पे देखने को मिलेगा और इस तरफ भी आपको जो है वो एक हाइड्रोजन देखने को मिल रहा होता है। कोई भी आपके पास एल्डिहाइड हो याद रखिएगा सी डबल बॉन्ड ओ ए जो है वो हमेशा आपको आउट ऑफ द चेन या फिर एट द एंड ऑफ चेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है वो आउट ऑफ चेन आ जाएगा। याद रखिएगा एल्डिहाइड एंड ऑफ चेन, जो हमारे पास कीटोन होते हैं वो मिडल ऑफ द चेन के अंदर मौजूद होते हैं। कीटोन कहाँ पे मौजूद होंगे, वो हमारे पास मिडल के अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह से हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो भी हमारे पास एल्डिहाइड की तरह हमेशा एट द एंड ऑफ चेन ही मौजूद होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का याद रखिएगा कि अभी हमारे पास एंड ऑफ द चेन जो है वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कहता है कि 1,2 बेंजीन डाइओइक एसिड इज आल्सो नोन एज। तो बच्चे आपके पास बेंजीन भी है और 1,2 मीटर से पोजीशन नंबर 1 के ऊपर भी COOH लगा हुआ है और पोजीशन नंबर 2 के ऊपर भी आपके पास COOH लगा हुआ है। इसको हम लोग क्या वो क्या बोलते हैं, तो हमारे पास थैलिक एसिड का फार्मूला है। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। बेंजोइक एसिड के अंदर एक ही COOH ग्रुप लगा हुआ होता है। मेलोनिक एसिड और एक्सैलिक एसिड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो हैं लेकिन इनके अंदर एरोमेटिक नहीं होती है, हमारे पास एलिफेटिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कहते हैं फेथनोल रिएक्ट्स विद द ग्रिग्नार्ड एजेंट इट फॉर्म्स। तो बच्चे ग्रिग्नार्ड एजेंट के अंदर जितने कार्बन वाला आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड एजेंट लेना है उतने ही कार्बन वाला आप लोगों के पास एल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास एल्केन हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली होता है क्या, सपोज करें मैं कहता हूँ मैंने एक कार्बन वाला जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजन लिया है, मैं यहाँ पे कार्बन को ड्रा कर देता हूँ, उसके बाद MgBr है, मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूँ एथेनॉल के साथ C2H5OH के साथ। तो हमारे पास होता है क्या है कि सिंपली ये जो CH3 है वो इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हमारे पास CH4 बना देगा। बाकी सारे का सारा ओ C2H5 है वो MgBr के साथ जाके हमारे पास कनेक्ट हो जाता है और हमारे पास जब बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास Mg, इसके एक तरफ Br लग जाएगा और दूसरी तरफ 4C2H5 जो है वो लग रहा होता है। तो सिंपल इस तरह से रिएक्शन होगा, आपके पास यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड शोज। बच्चे ये SN1 रिएक्शन भी शो करते हैं, SN2 भी शो करते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है कि SN1 कौन से अल्काइल हैलाइड आसानी के साथ शो करते हैं, तो वो हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। SN2 जो है वो प्राइमरी और जो सेकेंडरी होते हैं वो दोनों तरह के रिएक्शन शो करती हैं। कंडीशन क्या होती है कि SN1 तब शो करेंगे जब हम लोग पोलर मीडियम के अंदर रिएक्शन को करवाते हैं, और अगर हम लोग नॉन पोलर मीडियम के अंदर रिएक्शन को करवाएंगे तो जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होंगे वो हमारे पास SN2 रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि यूनिट ऑफ स्लोप इन आर्हेनियस इक्वेशन इज। हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर एक स्लोप बनती है। आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर से भी MCQ यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन को भी जो है अच्छे तरीके से बच्चे देखना है। यहाँ पे हमारे पास होता है क्या है कि हमारे पास स्लोप के अंदर जो स्लोप का रिलेशन होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय माइनस एक्टिवेशन एनर्जी होता है डिवाइडेड बाय 2.303 आर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। बच्चे जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसका यूनिट जॉल पर मोल होगा और हमारे पास जो आर होगा इसका यूनिट जो है वो हमारे पास जॉल पर केल्विन पर मोल हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पर मोल से जॉल से कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन ऊपर जाके पॉजिटिव केल्विन में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो केल्विन आ जाएगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर जो स्लोप होती है उसका यूनिट किस के यूनिट के बराबर होता है, तो वो टेम्परेचर के यूनिट के बराबर होगा जो कि हमारे पास केल्विन होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास केल्विन हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कहता है कि वेव प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिजेंबल विद दैट ऑफ। बच्चे आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, इसके अलावा केमिस्ट्री में यूनिट 1 में एविडेंस ऑफ एटम के अंदर भी ये बात लिखी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव प्रॉपर्टी होती है वो रिजेंबल करती है विद दैट ऑफ एक्स रेज, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ आपस में एक दूसरे के साथ टैली कर रही होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। बच्चे मैंने लास्ट डिस्कशन के अंदर भी जब डिस्कशन करवाई हैं तो उसके अंदर बताया था आपको दो सल्फर की भी ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछा जा चुका है और इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट का ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसे चीज आप लोगों को वैल्यू आ रही है।
तो पोटेशियम नाइट्रेट के जो ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू है वो हमारे पास 128 डिग्री सेल्सियस है। ये आप लोगों को 5 आपकी बुक के अंदर गिवन है, आपने वो तमाम के तमाम वैल्यूज को जो है अच्छे तरीके से याद करना है। यानी है यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन था वो 128 डिग्री सेल्सियस था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है बच्चों द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, इनमें से कौन सा मोर रिएक्टिव होगा, C2H5Cl, C2H5, C2H5Br या फिर C2H5 आयोडीन। तो बच्चे इनमें से जो हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा वो हमारे पास C2H5I हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास C2H5Br आ रहेगा, उसके बाद क्लोरीन, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो फ्लोरीन आ जाता है। बेसिकली जो हमारे पास फ्लोरीन वाला बॉन्ड होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हम लोग उसको ब्रेक ही नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास सेम होंगे, क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे, लाइक जिस तरह से हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर मौजूद है, तो याद रखिएगा आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद हमारे पास ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, और उसके बाद जो है हमें फ्लोराइड देखने को मिल रहा होता है। और अगर हमारे पास हेलोजन सेम है, हम लोग क्या कर देते हैं, हेलोजन लाइक मैं कह देता हूँ आप लोगों के पास सभी के साथ क्लोरीन अटैच कर देता हूँ। तो बच्चे तब याद रखिएगा हमारे पास जितने कम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। लाइक एक कार्बन वाला जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू 2 कार्बन, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू 3 कार्बन, एंड सो ऑन आप लोगों के पास चलते जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो फिर हमारे पास मोर रिएक्टिव का पूछा तो हमारे पास C2H5I जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बच्चे ओलिक एसिड इसकी एग्जांपल है, आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है कि कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान आप लोग को डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल जैसे पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 40 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑक्सोनियम आयन। बच्चे यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। आई थिंक तो बच्चों को यहाँ पे ऑप्शन बताने के अंदर मिस्टेक है हमारी बुक के अंदर। ये जो हमारे पास H3 पॉजिटिव होता है इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और जो PH4 पॉजिटिव होता है इसको हम लोग फॉस्फोनियम आयन का नाम दे रहे होते हैं। जो ऑक्टोनियम आयन है हमारी बुक के अंदर दो तरह से गिवन है कि हमारे पास अगर एल्कोहल जो है वो किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे तो हमारे पास ऑक्टोनियम आयन ऑफ ईथर कहलाएगा, और इसी तरह से सॉरी हमारे पास ऑक्टोनियम आयन ऑफ जो है वो हमारे पास एल्कोहल देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग इस तरह से ईथर के केस में एक बॉन्ड बना देते हैं तो हमारे पास ऑक्टोनियम आयन ऑफ ईथर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर गिवन है 3 तरह के आयन आप लोगों के पास, ऑक्सोनियम आयन गिवन है, हाइड्रोनियम आयन गिवन है, और फॉस्फोनियम आयन गिवन है। आप लोगों को इनका पता होना चाहिए, इनमें से कोई भी आप लोगों के पास राइट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे था कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव। बच्चे जब बेस के साथ रिएक्शन करवाना है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पे लाइक हम लोग कहते हैं कि हमारे पास CH3 है, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड ओ H आ जाता है, हम लोग उसका रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बच्चे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसी भी पॉजिटिव स्पीशीज के साथ, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na बनता है, और ये हमारे पास सोडियम एसीटेट बन चुका है जिसको हम लोग साल्ट बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। वो तमाम के तमाम रिएक्शन जिनके अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है वहाँ पे हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखने कहता है ऑल ऑफ दीज में बी एरोमेटिक एक्सेप्ट। बच्चे एरोमेटिक होने के लिए एटलीस्ट रिंग का होना जरूरी होता है। अब रिंग भी एरोमेटिक हो या ना हो ये जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम रिंग वाले एरोमेटिक हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी कंडीशन होती है कि वो रिंग के अंदर होना चाहिए। तो हमारे पास जो ए साइक्लिक होते हैं जिसके अंदर रिंग ही मौजूद नहीं होती तो हमारे पास एरोमेटिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू। तो बच्चे दोनों तरह के वो रिएक्शन शो करते हैं, ग्रुप की वजह से भी बेंजीन की वजह से भी। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 द ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोक्टेन इज। बच्चे आइसोक्टेन का जो हमारे पास फार्मूला ही है वो इस तरह से हमें देखने को मिलता है, ये आइसोक्टेन, और इसकी वैल्यू हमारी बुक के अंदर गिवन है आर्बिट्रेरीली। इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 100 दी जाती है। जितनी ज्यादा ऑक्टेन की वैल्यू होगी उतना ही पेट्रोल जो है वो हमारे पास अच्छी टाइप का होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर ये डिस्कशन पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।